हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ब्लैक सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कावेरी रिवर को लेकर के, तो कावेरी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, कावेरी रिवर सर्दर्न इंडिया में गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बाद में थर्ड लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है सर्दर्न इंडिया में। और अगर हम तमिलनाडु में व्यू करें तो सबसे लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है कावेरी रिवर तमिलनाडु स्टेट में। एंशियंट तमिल लिटरेचर में कावेरी रिवर को पोन्नी के नाम से भी जानते हैं। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है कर्नाटका में ब्रह्मगिरी और रेंज से। उसके बाद में कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो होती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। जब भी कोई रिवर फ्लो होती है तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर इज इम्पोर्टेंट नेम है हरांगी रिवर, हेमावती रिवर, सिमसा रिवर एंड लास्ट है अर्कावती रिवर। ये जो अर्कावती रिवर और कावेरी रिवर का जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, वहाँ पर बार बार कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो मेकेदातु प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करती है, जिसको लेकर के बार बार तमिलनाडु की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है, क्योंकि कावेरी रिवर का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु एरिया के लिए। इसके अलावा अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें कावेरी रिवर की, तो उसमें इंपॉर्टेंट नेम है काबानी रिवर, सुवर्णवती रिवर, भवानी रिवर, नोएल रिवर एंड अमरावली रिवर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कावेरी रिवर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है मणिपुर स्टेट को लेकर के। मणिपुर में लैंडस्लिप देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई है और कुछ लोग जो है उनको कोशिश की जा रही है, एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है कि जो भी लोग ट्रैप हुए हैं इस लैंडस्लिप इंसिडेंट में उन सभी की बॉडीज़ को यहाँ से रिकवर किया जा सके। अब यहाँ पर जो ये लैंडस्लिप देखने को मिला, जो इशू देखने को मिला, जो इंसिडेंट देखने को मिला मणिपुर स्टेट में, वहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी, जिसको सिक्योर करने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी का जो टेरिटोरियल आर्मी का जो पार्ट है वो भी यहाँ पर उनका कैंप भी अवेलेबल था। वो इस एरिया को जो भी एक्टिविटीज़ थी उन सभी को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर बने हुए थे। ओके, तो ये इशू है जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं यहाँ पर। एक तो बेसिक फैक्ट ये बता रखा है कि मणिपुर में एक रिवर फ्लो होती है और रिवर का नाम है इजाई रिवर। अब यहाँ पर जब ये लैंडस्लिप इशू हुआ उसके बाद में जो इजाई रिवर का जो फ्लो है उसमें भी कुछ ब्लॉकेट देखने को मिला है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर इजाई रिवर में जो वाटर का फ्लो है जब वो रुक जाएगा उसके वजह से वहाँ पर जो आसपास वाला एरिया है वहाँ पर फ्लड जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो जो रीजनल एरिया है इजाई रिवर का, वहाँ पर फ्लड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं उन सभी को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, ताकि जो इशू है उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम से कम इफ़ेक्ट हो। दूसरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेरिटोरियल आर्मी जो यहाँ पर बनी हुई थी, ये जो भी रेलवे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही थी उन सभी को रोकने के लिए, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो टेरिटोरियल आर्मी के कुछ पर्सनल जो हैं उनकी भी इसमें डेथ हो गई है। तो हम टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टेरिटोरियल आर्मी जो है वो रेगुलर आर्मी का पार्ट होती है। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलेंट्री फोर्स होती है, मतलब जो हमारे सिविलियंस हैं उसकी एक वॉलेंट्री फोर्स होती है। 18 to 42
ईयर के मेल इंडियन सिटीजन जो है अगर वो चाहें तो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन आर्मी होती है वो आर्मी नहीं होती है। इसमें वॉलेंट्री बेसिस पर हर साल 2 से 3 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इन सिविलियन लोगों को, और फिर अगर हमारी कंट्री में अचानक से ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेज क्रिएट होती हैं जब हमें लगता है कि हमें ज़्यादा संख्या में आर्मी की ज़रूरत है, तो जो टेरिटोरियल आर्मी है वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी में इंडियन आर्मी के बाद में सेकंड लाइन का रोल प्ले करती है। अब टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ। स्टार्टिंग बात अगर हम करें तो सबसे पहले 1920 में जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था तब सबसे पहले उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट वो लेकर के आए थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 9 अक्टूबर 1949 को हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी, उन्होंने सबसे पहले जो टेरिटोरियल आर्मी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं और इसीलिए हर साल 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए एवरी ईयर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो उसको टैकल करने के लिए ईजिली जो है वो हमारे इंडिया में आर्मी की जो संख्या है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। ओके, अब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी के क्या क्या रोल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी रेगुलर आर्मी होती है उनकी जो स्टैटिक ड्यूटीज़ होती हैं उनको रिलीव करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी का इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं या फिर कुछ इसेंशियल सर्विसेज को मेंटेनेंस करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी का इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको इन सर्कमस्टेंसेज में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वो असिस्ट कर सकें। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि महाराष्ट्र स्टेट में जो पॉलिटिकल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पर शिवसेना के इम्पोर्टेंट मेंबर, शिवसेना से रिप्रेजेंट होते हुए लेजिस्लेटर, उन्होंने यहाँ पर एकनाथ शिंदे जिनके साथ में बहुत सारे जो लेजिस्लेटर हैं वो उनके साथ में थे, यहाँ पर उन्होंने बताया कि 39 जो है वो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हुए लेजिस्लेटर और 11 जो हैं वो इंडिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ पर उन दोनों ने जो साथ में लेकर के 11 इंडिपेंडेंट को और 39 शिवसेना से शिवसेना लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और वहाँ के जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे को एज ए महाराष्ट्र सीएम जो है उनको ओथ दिलवाई, और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको एज ए डेप्यूटी सीएम की यहाँ पर ओथ दिलवाई गई है। ओके, तो यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने मर्ज नहीं किया है अपने आप को बीजेपी में, उन्होंने अपने आप को बीजेपी लीडर शिवसेना लीडर के रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर डेप्यूटी सीएम जो टर्म है उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। डेप्यूटी सीएम की अगर हम बात करें तो डेप्यूटी सीएम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशन चलती आई, बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब मर्जिंग देखने को मिलती है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली, चाहे आप स्टेट की बात ले लीजिए या सेंट्रल लेवल पर जो है वो डेप्यूटी पीएम की पोस्ट क्रिएट की गई। टाइम टू टाइम डेप्यूटी पीएम जो है वो भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीज जो होते हैं किसी भी बड़े अलायंस में, जो पॉलिटिकल एलीज होते हैं उन सभी पॉलिटिकल एलीज की जो भी विशेष होते हैं उन सभी को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके की जो पोस्ट हैं वो क्रिएट की जाती हैं। तो डेप्यूटी सीएम की जो पोस्ट है वो पहली बार नहीं क्रिएट की गई है, टाइम टू टाइम हर स्टेट में जो है वो डेप्यूटी सीएम की पोस्ट क्रिएट की जाती है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। हमने ये बात की कि डेप्यूटी पीएम की जो पोस्ट है वो भी बनाई जाती है। अब इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाता है। वैसे अगर हम देखें ना तो हमारे इंडिया में टाइम टू टाइम जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमारे इंडिया के जो भी प्रिंसली स्टेट थे उन सभी के इंक्लूजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उनको भी डेप्यूटी जो पीएम बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मोरारजी देसाई को, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जो हैं वो भी हमारे डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं। जगजीवन राम जो हैं, ओके, जगजीवन राम जो हैं वो भी डेप्यूटी पीएम रहे। अब बात आती है 1989 की। 1989 में देवीलाल जी जो हैं उनको डेप्यूटी पीएम बनाया गया।
उस टाइम गवर्नमेंट थी वीपी सिंह की गवर्नमेंट। वीपी सिंह गवर्नमेंट में उनको डेप्यूटी पीएम बनाया जाना था और उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है जब उनको ओथ दिलवा रहे थे, तो देखो डेप्यूटी पीएम की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, तो ओथ आप किसकी दिलवाओगे। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई ओथ जो है वो आपको एक मिनिस्टर की ओथ ही दिलवाई जाएगी, लेकिन आपका जब मिनिस्टर की पोस्ट आपको दी जाएगी ना, तो आपका जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाएगा और आपको डेप्यूटी पीएम की पोस्ट दी जाएगी, लेकिन ओथ जो है वो आपको मिनिस्टर की दी जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर देवीलाल जी को जब ओथ दिलवाई जा रही थी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि आप एक मंत्री के रूप में ओथ लीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, डेप्यूटी पीएम के रूप में ओथ लेंगे हम। तो इसको लेकर के फिर बाद में क्वेश्चनिंग भी हुई थी, किसी ने केस पिटीशन भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो हमारी 3rd शेड्यूल है उसमें डेप्यूटी पीएम की पोस्ट के लिए ओथ के बारे में कोई भी बात नहीं रख रखी है। तो एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ओके, तो ये जो इंसिडेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है कि डेप्यूटी पीएम की जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से न्यूज में रही थी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं डेप्यूटी सीएम डेप्यूटी पीएम को लेकर के, जिसके बारे में एक बेसिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चेंज की होगी, तो जो स्मॉल सेविंग्स है उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर अभी राजस्थान जो स्टेट है उसमें उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इशू देखने को मिला, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बोला है कि हमारे जो पीएम है वो कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के नाम पर कंट्री को एक स्पीच दें, एड्रेस करें और जो भी बेसिक प्रॉब्लम है उन सभी को सॉल्यूशन की बात करें कि हम एक हैं, साथ में हैं, हमारी जो भी डाइवर्सिटी है वो हमारी इंटीग्रिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल है, हमारी कंट्री की जो एक वर्सेटाइल जो करेक्टर है हमारी कंट्री का, उन सभी को इम्प्रूव करने में हमारी जो डाइवर्सिटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे जो भी पॉपुलेशन है उन सभी से अर्ज करें कि हमें पीस बनाए रखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के है। लास्ट ईयर 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि 1 जुलाई 2022 से हम सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते थे, लेकिन जब उसका अल्टरनेटिव यूज़ किया जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें तो अभी आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि हिमाचल प्रदेश जो है उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको हम बोलेंगे कि आप अपने घर से, अपने आसपास के एरिया से सिंगल यूज प्लास्टिक को आप स्कूल और कॉलेज में जमा करवाओ और पर केजी आपको 75 रुपीज़ भी इसमें दिए जाएंगे। जब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया गया कि इसमें आपने ये सारा इनिशिएटिव का मतलब क्या रिजल्ट रहेगा, तो उन्होंने बोला कि देखो, एक तो हम हमारे यूथ को इसमें इंक्लूजन कर रहे हैं तो उसमें अवेयरनेस क्रिएट होगी। दूसरा हम क्या करेंगे कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको हम मर्ज करके एक साथ इकट्ठा करके जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें इसका यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, साउथ पेज पर, और इस पेज पर एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स है 2020-21 के लिए, उसमें आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उन्होंने फर्स्ट रैंक गेन की है। सेकेंड नंबर पर गुजरात, तमिलनाडु 3rd, तेलंगाना 4th नंबर पर यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में बता रखा है कि लास्ट कुछ टाइम से अगर हम डिस्कस करें तो ईयर टू ईयर आंध्र प्रदेश स्टेट ने अपने यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, प्रोसेस से रिलेटेड रेगुलेटरी बेसिस पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस उन्होंने किए हैं और इसी के बेसिस पर उनको ये जो रैंक है वो दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी जो G7 ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, इसमें G7 ग्रुप के अलावा जो अदर कंट्रीज़ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इंडिया की जो रिप्रेजेंट है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग हुई। यहाँ पर बताया गया है कि G7 ग्रुप में जो बेसिक प्रोविज़न है उनके बारे में जो डिस्कशन हुआ ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा मेजर प्रोविज़न हुआ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट।
मीन्स G7 ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि हम $600 बिलियन जो हैं वो खर्च करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को हम काउंटर कर सकें। दूसरी अभी यहाँ पर डिस्कशन हुआ नाटो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उसकी भी मीटिंग हुई जिसमें रशिया को काउंटर करने की कोशिश की गई है। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया ने जो अपनी प्रेजेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बैलेंसिंग नेचर में इंडिया ने यहाँ पर रखा है। इंडिया ने ना किसी के खिलाफ में ना किसी के साथ में, बल्कि दोनों ही ग्रुप के साथ में अपना जो बैलेंस नेचर है उसको मेंटेन किया है और इंडिया के लिए नेसेसरी भी है। हमारे रीजनल एरिया में भले ही G7 ग्रुप जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है, लेकिन इंडिया को अपने बॉर्डर एरियाज़ में जो अपनी बॉर्डर है चाइना के साथ मिलती हुई, उन सभी को सिक्योर करने के लिए चाइना के साथ में जो अपने रिलेशन है उनको बेहतरीन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी US के टेक्सास वाला जो रीजन है वहाँ पर एक इशू देखने को मिला और 53 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। एक ट्रैक्टर ट्रेलर में जब उसको एक तरीके से सैन एंटोनियो टेक्सास वाले रीजन पे जब इसको रिकवर किया गया तो 53 लोगों की यहाँ पर बॉडीज़ मिली हैं, जिससे बताया गया है कि यहाँ पर मेक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर से ये लोग जाकर के इलीगल तरीके से या फिर अदर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उस बॉर्डर एरियाज़ को क्रॉस करते हुए US में अपनी जो रीच है उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर लॉबी में जा रहे थे तो ट्रेलर लॉबी में क्या है, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हुई होगी क्योंकि समर टाइम जो है वहाँ पर चल रहा है, और जब हीट क्रिएट हुई तो इन लोगों की सफोकेशन से इन लोगों की डेथ हो गई होगी। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि देखो US की जो पॉलिसी है उसकी फेलियर ये चीज़ें दिखाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को इस तरीके से इलीगल तरीके से जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो क्रॉस करने की बात आ रही है। यहाँ पर टाइम टू टाइम और ईयर बेसिस पर कुछ डाटा भी शो कर रखे हैं कि टाइम टू टाइम कितने लोगों को ट्रैप किया गया जब उन्होंने US की बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। तो US को अपनी जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के है और राइटर ने इस आर्टिकल में बताया है कि अभी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि टाइम टू टाइम इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो अदर स्टेट में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उस टाइम इस तरीके के इंसिडेंट पहुँच जाते थे और उन्होंने जब ये लॉ लाया तो ये बात रखी थी कि हमारे इंडिया में इस तरीके के इश्यूज बढ़ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो इशू हुआ उसमें सबसे बड़ी बात तो ये रखी है, उन्होंने बताया कि देखो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें कुछ एक्सेप्शन रखे गए थे। एक्सेप्शन में एक बात रखी गई थी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 लेजिस्लेटर के साथ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे में मर्ज हो जाती है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर जो हैं वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएं तो यहाँ पर उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों बात जो है या राइटर का बोलना है कि पार्टी के लिए रखी गई थी। पहला वाला जो प्रोविज़न है, जो एक्सेप्शन रखा गया, उसको 2003 में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया क्योंकि इस तरीके के इशू जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल गए थे कि पॉलिटिकल पार्टी के इतने लोग जो हैं वो दूसरी में मर्ज हो रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिस बेसिस पर बनाया गया था वो उसके वायलेटिव इशू सामने आने लगे तो उसको ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरा जो पॉइंट है 2/3 वाला, तो इसमें बताया गया है कि 2/3 वाला जो है इसमें भी ये रखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में जब भी कोई लूफहोल देखने को मिलता है तो उसके ऊपर वर्क होने लग जाता है। तो राइटर का ये बोलना है कि एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसमें जो मर्जर है वो किस तरीके का है। ओके, दूसरा उन्होंने बोला है कि अभी जुडिशरी का जो रोल रहा है उसके बारे में बताई गई है कि जुडिशरी ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी, जैसे कि जुडिशरी ने जो भी लेजिस्लेटर जो हैं वो शिवसेना से बिलोंग करते थे। हालांकि शिवसेना के नाम पे ही उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, उनका बीजेपी में मर्जिंग नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि शिवसेना जो है
जो लेजिस्लेटर वहाँ पर मर्जिंग की तरफ जा रहे थे, तो उनको लेकर के जुडिशरी ने यहाँ पर 7 डेज़ का रूल में है कि जब भी इसे इशू होते हैं तो वो 7 डेज़ में अपना जो भी एक क्लेरिफिकेशन जो है उनको देना होता है। तो यहाँ पर 15 डेज़ का जुडिशरी ने बात रखी है, तो रूल के खिलाफ में जाकर के जुडिशरी ने बात रखी। दूसरा यहाँ पर बात करें कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने बीजेपी शिवसेना से अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर जो मर्जिंग होता है, जो लेजिस्लेटर हैं वो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उसको छोड़ करके वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि 1985 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था तब उसमें बात रखी गई थी कि टाइम के साथ में हम और भी ऐसे सर्कमस्टेंसेज जो हमें दिखता है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत है उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जिस बेसिक प्रोविज़न के साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था उन्हीं बेसिक प्रोविज़न को हमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके जो लूप होल्स हैं उसमें जो एक्सेप्शन हैं उनको ढूंढ करके उसका गलत तरीके से यूज किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन, उनसे क्वेश्चन किया गया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो गगनयान है उसको हम कब तक एग्जीक्यूट करेंगे। गगनयान जो है वो मैन्ड मिशन टू स्पेस है, इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन जो है, तो इसके बारे में एस सोमनाथ ने बोला है कि देखो हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी सेफ्टी चीज़ें हैं उन सभी को हम ध्यान में रख करके जो भी इशू हो सकते हैं उन सभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उन सभी के बेसिस पर ही इन सारे प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी इसरो ने 3 फॉरेन सैटेलाइट को ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया है, इसमें मॉडिफाइड PSLV का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पोल को लेकर के न्यूज़ है कि बीजेपी NDA अलायंस से द्रौपदी मुर्मू और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनसे हैं यशवंत सिन्हा, ये 2 ही जो है वो प्रेसिडेंशियल पोल में कैंडिडेट सामने आए हैं। नॉमिनेशन पेपर ऑफ 92 जो है उनका रिजेक्ट कर दिया, 92 मेंबर जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर डाले होंगे उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। ये अमरनाथ यात्रा को लेकर के बता रखा है कि 3 साल के गैप के बाद में अमरनाथ यात्रा जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो स्नेक आइलैंड को लेकर के है। देखो रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो सबसे पहले उन्होंने फरवरी 2022 में जो स्नेक आइलैंड है उसको भी अपने अंडर किया, जिसकी वजह से ब्लैक सी में जो एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की यूक्रेन को, ताकि इस एरिया को यूज़ करते हुए जो यूक्रेन है वो अपनी ट्रेड एक्टिविटी को ना रेगुलर कर सके। तो यहाँ पर अब रशिया ने जो स्नेक आइलैंड है उसको विड्रॉ कर दिया है, तो एक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ में जो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको ओपन किया जा सकता है यूक्रेन के द्वारा। और जो भी एक ग्रेन क्राइसिस जो है वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा था, अगर यूक्रेन से यहाँ पर ट्रेड को रेगुलर किया जाता है तो जो ग्रेन क्राइसिस है, जो मीन्स ग्रेन की अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पा रही थी, उनको हम रेगुलर कर सकते हैं और रेगुलर करने से जो इश्यूज हैं वो सोल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्नेक आइलैंड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्नेक आइलैंड यहाँ देखिए, ये देखो स्नेक आइलैंड, जिसको जमीनी आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। 3 अदर नेम है, किसी भी नेम से आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो स्नेक आइलैंड जो है वो ब्लैक सी में लोकेटेड है। इसके अलावा यूरोप की एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होती है डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर का यहाँ पर डेल्टा रीजन है, मीन्स उसका माउथ है, और माउथ के ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है स्नेक आइलैंड। ये यूक्रेन का पार्ट है और यूक्रेन का यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोर्ट है ओडेसा पोर्ट, और इस ओडेसा पोर्ट के थ्रू ही जो यूक्रेन है वो अपने ग्रेन की अवेलेबिलिटी ब्लैक सी के थ्रू और फिर इसके बाद में सी ऑफ मार्मरा एंड मेडिटेरियन सी का यूज़ करते हुए अदर कंट्रीज़ तक अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है वो स्नेक आइलैंड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो ये जो स्नेक आइलैंड है इसके बीच में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में काफ़ी टाइम से एक कन्फ्लिक्टेड रीजन के रूप में लोकेटेड रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें
तो ये जो स्नेक आइलैंड है वो ब्लैक सी में लोकेटेड है और ब्लैक सी जो है वो सी ऑफ अजैव से कनेक्टेड है स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू। सी ऑफ अजैव जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सेलोएस्ट सी के रूप में लोकेटेड है। यहाँ पर ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंट्री जो हैं वो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ पर नर्दर्न पार्ट पर यूक्रेन है, ये एरिया रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, यहाँ पर सर्दर्न पार्ट पर टर्की कंट्री है, ये जॉर्जिया है और ये है रशिया। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आज के बेसिक फैक्ट्स हैं द हिंदू के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।